हेलो दोस्तों, वेलकम टू डी कोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम नवंबर और दिसंबर मंथ का जितना भी आरबीआई सर्कुलर्स हमने डिस्कस किया है उन सभी के ऊपर जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि केवाईसी के ऊपर आरबीआई का जो मास्टर डायरेक्शन है जिसमें कि अभी रिसेंट अमेंडमेंट लाया गया है, तो उसके हिसाब से रेगुलेटेड एंटिटीज को इनमें से किस लेवल पे कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर कंडक्ट करना होगा, सीडीडी प्रोसीजर कंडक्ट करना होगा। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अकाउंट लेवल, कस्टमर लेवल, यूसीआईसी लेवल, ट्रांजेक्शन लेवल, क्या होगा राइट आंसर बताइए। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूसीआईसी लेवल। तो जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज है उसको बोला गया है कि वो यूसीआईसी लेवल पर कोड के लिए वो जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर होता है वो कंडक्ट करे। सबसे पहले तो यहाँ पे यूसीआईसी है क्या, तो यूसीआईसी का फुल फॉर्म है यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड। तो ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है कि इसमें लेटर्स भी होता है और इसमें नंबर्स भी होता है। तो ये ना एक यूनिक आइडेंटिफायर के तौर पे काम करता है, मतलब कि ये किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको दूसरे कस्टमर से अलग बनाता है। तो ये इस बात को इंश्योर करता है कि उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, उस बैंक के अंदर, उस एनबीएफसी के अंदर आपका जितना सारा भी अकाउंट्स है, लोन अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, जो भी सर्विस आपने अवेल किया हुआ है वो सब एक सिंगल प्रोफाइल के तहत लिंक्ड हो। ओके, तो ये होता है यूसीआईसी, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड। तो यहाँ पे केवाईसी के ऊपर आरबीआई का जो मास्टर डायरेक्शन है जिसमें कि अभी रिसेंट अमेंडमेंट लाया गया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज को बोला गया है कि वो यूसीआईसी लेवल पे, मतलब कि पर कोड के लिए वो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर कंडक्ट करे, ना कि पर अकाउंट के लिए या फिर पर सर्विस के लिए। ओके, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी कस्टमर का जो आइडेंटिटी रहता है उसको वो असेस करता है, उसको वेरीफाई करता है, चेक करता है कि कहीं वो कस्टमर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में तो नहीं इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग, इन सब में तो नहीं इन्वॉल्व है। तो इसको यहाँ पे देखा जाता है। ओके, तो रेगुलेटेड एंटिटीज़ को यहाँ पे बोला गया है कि वो यूसीआईसी लेवल पे जो सीडीडी प्रोसीजर होता है वो कंडक्ट करे। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग केवाईसी कंप्लाइंट कस्टमर है किसी रेगुलेटेड एंटिटी का, मतलब कि कोई ऐसा कस्टमर है जिसका कि पहले से ही जो केवाईसी होता है वो हो गया है, और वो कस्टमर सेम रेगुलेटेड एंटिटी के अंदर कोई न्यू अकाउंट ओपन करना चाहता है, तो यहाँ पे उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, तो चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नो फ्रेश सीडीडी एक्सरसाइज इज नीडेड फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग केवाईसी कंप्लाइंट कस्टमर है किसी रेगुलेटेड एंटिटी का, मतलब कि कोई ऐसा कस्टमर है जिसका कि पहले से केवाईसी हो चुका है और वो सेम रेगुलेटेड एंटिटी के अंदर, सेम बैंक के अंदर कोई दूसरा अकाउंट ओपन करना चाहता है या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट या फिर सर्विस अवेल करना चाहता है, तो यहाँ पे बैंकों के लिए जरूरी नहीं है कि वो उस कस्टमर का जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर होता है वो कंडक्ट करे उसके आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करने के लिए। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि केवाईसी के ऊपर जो अमेंडेड मास्टर डायरेक्शन है आरबीआई का, तो उसके हिसाब से अपलोडेड केवाईसी डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए इनमें से कौन सा रजिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, CKYCR। तो जो अमेंडेड मास्टर डायरेक्शन है केवाईसी के ऊपर, तो उसके हिसाब से जो अपलोडेड केवाईसी डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये जो सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री है CKYCR वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके ना, यहाँ पे ये जो पूरा CKYCR है वो करता क्या है ये, तो देखिए सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री ने 2016 से अपना काम करना शुरू किया था। और ये क्या करता है, तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा, ये केवाईसी रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका जो 4 मेजर रेगुलेटर है, RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA। तो RBI क्या करता है, बैंकों को रेगुलेट करता है। SEBI क्या करता है, जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसको रेगुलेट करता है। IRDAI क्या करता है, जो इंश्योरेंस सेक्टर है हमारे देश के अंदर उसको रेगुलेट करता है। PFRDA क्या करता है, जो पेंशन सेक्टर है उसको रेगुलेट करता है, राइट। तो जो हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है ना, उसका ये 4 मेजर रेगुलेटर है। तो इसका जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज है ना, उसको सपोर्ट करना ये CKYCR का काम है। तो जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज है वो CKYCR के थ्रू जो कस्टमर का केवाईसी डेटा होता है उस तक एक्सेस पाता है। तो इससे क्या होता है ना कि रेगुलेटेड एंटिटीज को, बैंक को, NBFCs को बार बार कस्टमर से सेम केवाईसी डेटा मांगना नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे ये जो पूरा वेबसाइट है CKYCRR, तो उसके ऊपर 30 सितंबर 2024 तक 94 करोड़ केवाईसी रिकॉर्ड से ज्यादा रिकॉर्ड यहाँ पे देखा गया था। ओके, नोटिस किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये आपका सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री है CKYCR, उसका पर्पस क्या है, क्या काम है इसका, क्या उद्देश्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू स्टोर एंड मैनेज सेंट्रलाइज्ड केवाईसी रिकॉर्ड्स फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज। तो यहाँ पे ये क्या करता है, जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज है उसके लिए ये जो केवाईसी रिकॉर्ड्स होता है उसको स्टोर करता है, उसको मैनेज करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 22 अप्रैल 2024 का जो कॉरिजेंडम है उसके हिसाब से अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के सेक्शन 51A के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंट्रल नोडल ऑफिसर का अपडेटेड डिजिग्नेशन क्या है। देखिए जिन लोगों ने भी, जो सर्कुलर वाला वीडियो है, नवंबर मंथ के RBI सर्कुलर वाला वीडियो है, जिन लोगों ने भी वो वीडियो को देखा होगा, वो लेक्चर कंप्लीट किया होगा, तो उन लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत इजी होगा, उसका आंसर वो लोग दे पाएंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है, आई थिंक उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ओके, तो डोंट वरी, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले ट्राई कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जॉइंट सेक्रेटरी। तो 22 अप्रैल 2024 का जो भारत सरकार का कॉरिजेंडम था, ये 2 अप्रैल 2021 को भारत सरकार के द्वारा जो ऑर्डर इशू किया गया था, प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन 51A ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसको लेकर के इसके अंदर ये जो आपका प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन 51A ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 है, तो इसके अंदर करेक्शन लाने के लिए, इसको मॉडिफाई करने के लिए 22 अप्रैल 2024 को भारत सरकार के द्वारा कॉरिजेंडम इशू किया गया था। तो यहाँ पे इसके हिसाब से जो UAPA के लिए सेंट्रल नोडल ऑफिसर का डिजिग्नेशन होता है उसको एडिशनल सेक्रेटरी से चेंज कर दिया गया जॉइंट सेक्रेटरी पे। ओके, तो UAPA के लिए जो सेंट्रल नोडल ऑफिसर है वो कौन होगा, जॉइंट सेक्रेटरी। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फुल्ली एक्सेसिबल रूट का क्या मतलब है। ओके, तो 4 स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फुल्ली एक्सेसिबल रूट को डिफाइन करता है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो फुल्ली एक्सेसिबल रूट क्या है? तो जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स है उसके लिए ये एक ऐसा रूट है जिसके थ्रू नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स स्पेसिफाइड जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है उसमें बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, तो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए ये एक रूट है जिसका इस्तेमाल करके नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसमें कितना भी पैसा बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फुल्ली एक्सेसिबल रूट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे आपसे डेट और ईयर पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 30 मार्च 2020। तो 30 मार्च 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फुल्ली एक्सेसिबल रूट को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस रूट के तहत जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स हैं वो स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना भी पैसा बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस तरह के इन्वेस्टर्स फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत इन्वेस्ट करने के लिए परमिटेड है। ओके, तो यहाँ पे आपसे परमिटेड इन्वेस्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए अगर आप चाहें ना तो आप क्वेश्चन को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद आप आंसर दे सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा समय दूंगी आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना तो आप क्वेश्चन को पॉज भी कर सकते हैं, उसके बाद भी आप आंसर दे सकते हैं। ओके, फिर उसको प्ले करके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है इसमें कि फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत कौन कौन सा परमिटेड इन्वेस्टर है। ओके, जो कि फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एफपीआई, एनआरआई, ओसीआई और जो भी इंटिटीज डेट रेगुलेशंस के तहत परमिटेड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए, वो सब फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत परमिटेड है स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, तो एफपीआई, एनआरआई, ओसीआई और जो भी इंटिटीज डेट रेगुलेशन के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए परमिटेड है, वो सब जो फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए परमिटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस तरह के बॉन्ड्स को फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के तौर पे शामिल कर दिया गया है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाल ही में अभी फैसला लिया गया है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स ऑफ 10 ईयर टेन्योर। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के सेकेंड हाफ में सरकार के द्वारा 10 ईयर का मैच्योरिटी वाला जितना भी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू किया गया है उसको फुल्ली एक्सेसिबल रूट के अंदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के तौर पे शामिल कर दिया गया है। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के सेकेंड हाफ में 10 ईयर का मैच्योरिटी वाला जो भी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू किया गया है उसमें जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स हैं वो फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स होता है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स का जो रिपोर्टिंग करना होता है ट्रेड रिपोजिटरी को, सीसीआईएल का जो ट्रेड रिपोजिटरी है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है ना उसमें और किस तरह के एडिशनल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को शामिल कर दिया गया है। ओके, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इन सबको हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लेक्चर्स में, तो आई होप जितने सारे भी लोग ये एमसीक्यू वाला सेशन अटेंड कर रहे हैं उन सभी ने लेक्चर्स वाला जितना भी लेक्चर्स है उनको उन सभी ने कंप्लीट किया हुआ है। ओके, देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज कैश टर्म एंड स्पॉट डील्स। तो यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजेक्शन्स होता है
तो उन सबका रिपोर्टिंग जो सीसीआईएल का ट्रेड डिपॉजिटरी होता है उसको करना होता है। तो यहाँ पे ये सब जो आपको दिख रहा है ना, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन एक्सचेंज कैश, फॉरेन एक्सचेंज टर्म, फॉरेन एक्सचेंज स्पॉट, तो इन सब में जो ट्रांजेक्शन्स होगा, चाहे इसमें इंडियन रुपीज इन्वॉल्व है या फिर नहीं इन्वॉल्व है, इन सब का रिपोर्टिंग ट्रेड डिपॉजिटरी को करना होगा। ओके, तो सबसे पहले तो फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें ये तय होता है कि एक प्री डिटरमाइंड रेट पे एक स्पेसिफाइड डेट को एक करेंसी को दूसरे करेंसी से एक्सचेंज किया जाएगा। डजंट मैटर कि उस समय मार्केट में जो एक्सचेंज रेट है दो करेंसीज के बीच में वो क्या है। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज इस बात पे सहमत होता है कि वो एक प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट पे एक स्पेसिफाइड एक तय डेट को एक करेंसी को दूसरे करेंसी से एक्सचेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज कैश, फॉरेन एक्सचेंज टर्म, फॉरेन एक्सचेंज स्पॉट, ये क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज कैश है इसमें जो सेटलमेंट होता है वो सेम डे को होता है। जैसे कि आज ट्रेड हुआ तो आज ही इसका सेटलमेंट हो जाएगा। इस केस में अगर हम बात करें तो जैसे कि आज ट्रेड हुआ है ना, तो आज ही जो फॉरेन करेंसी को डिलीवर कर दिया जाएगा, फॉरेन करेंसी को रिसीव कर लिया जाएगा। ओके, फॉरेन एक्सचेंज टर्म में क्या होता है? तो नाम से आपको पता चल रहा है, इसमें जो सेटलमेंट होता है वो अगले दिन होता है। ओके, जैसे कि आज ट्रेड हुआ तो इसका सेटलमेंट कल हो जाएगा। और फॉरेन एक्सचेंज स्पॉट में क्या होता है? यहाँ पे जो सेटलमेंट होता है वो 2 बिजनेस दिन में होता है। जैसे कि आज मंडे है, आज ट्रेड हुआ तो कल नहीं परसों वेडनेसडे को इसका जो सेटलमेंट है वो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे ये सब जो है फॉरेन एक्सचेंज कैश, फॉरेन एक्सचेंज टर्म, फॉरेन एक्सचेंज स्पॉट, इसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा, चाहे उसमें इंडियन रुपीज इन्वॉल्व है या फिर नहीं इन्वॉल्व है, चाहे इंडियन रुपीज को किसी दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है या फिर कोई दूसरा देश का दो करेंसीज इन्वॉल्व है, यहाँ पे इन सब का रिपोर्टिंग जो सीसीआईएल का ट्रेड रिपोजिटरी है उसको करना होगा। ओके, फॉरेन एक्सचेंज कैश, फॉरेन एक्सचेंज टर्म, फॉरेन एक्सचेंज स्पॉट, इन सब में जो भी ट्रांजेक्शन होगा इन सब का रिपोर्टिंग जो सीसीआईएल का ट्रेड रिपोजिटरी है उसको करना होगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस फ्रीक्वेंसी पे बैंकों को बोला गया है कि वो वैसा अकाउंट या वैसा डिपॉजिट जिसमें कि 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है और किसी भी प्रकार का कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ है उसको रिव्यू करने के लिए। ओके, मतलब कि किस फ्रीक्वेंसी पे बैंकों को यहाँ पे इस तरह के अकाउंट्स या फिर डिपॉजिट को रिव्यू करने के लिए बोला गया है जिसमें कि 1 साल से ज़्यादा समय हो गया और किसी भी प्रकार का कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन्स नहीं देखा गया है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एनुअली। तो 1 जनवरी 2024 का आरबीआई का जो सर्कुलर है बैंकों के अंदर जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स होता है, जो अनक्लेम डिपॉजिट होता है उसके ऊपर, तो इसके हिसाब से बैंकों को बोला गया है कि वो ऐसे अकाउंट्स या ऐसे डिपॉजिट्स जिसमें कि 1 साल से ज़्यादा समय हो गया और किसी भी प्रकार का कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन्स नहीं देखा गया है, तो यहाँ पे बैंकों को बोला गया कि इस तरह के अकाउंट को वो एनुअली साल में एक बार रिव्यू करें। ओके, तो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। वैसा अकाउंट्स जिसमें कि 1 साल से ज़्यादा समय हो गया और किसी भी प्रकार का कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन्स नहीं देखा गया है, तो उस तरह के अकाउंट्स को बैंकों को बोला गया है कि वो एनुअली रिव्यू करे। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कब किसी सेविंग्स या फिर करेंट अकाउंट को इनऑपरेटिव अकाउंट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे आपसे इनऑपरेटिव अकाउंट का डेफिनेशन पूछा जा रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। ओके, और अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में बोल रही थी कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, कोई सेविंग्स या फिर करेंट अकाउंट है, अब उस सेविंग्स या फिर करेंट अकाउंट में 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है और किसी भी प्रकार का कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन्स नहीं देखा गया है, तो उस सेविंग्स या फिर करेंट अकाउंट को इनऑपरेटिव अकाउंट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं इनऑपरेटिव अकाउंट के बारे में,
तो वैसा अकाउंट जिसमें कि 2 साल से ज्यादा समय हो गया और किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन नहीं देखा गया है, किसी भी प्रकार का कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन्स नहीं देखा गया है, तो वैसे अकाउंट को हम इनऑपरेटिव अकाउंट के तौर पे क्लासिफाई कर देते हैं। लेकिन बैंकों को रिव्यू करने के लिए किस तरह के अकाउंट को बोला गया है? वैसा अकाउंट जिसमें कि 1 साल से ज्यादा समय हो गया है और किसी भी प्रकार का कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन्स नहीं देखा गया है। ओके, तो बैंकों को उस तरह के अकाउंट को एनुअली रिव्यू करने के लिए बोला गया है। समझ में आ गया? इनऑपरेटिव अकाउंट का डेफिनेशन याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कोई डिपॉजिट अकाउंट है, तो कितने सालों तक वो जो डिपॉजिट है वो अगर अनक्लेम्ड रहेगा तो उसको अनक्लेम्ड डिपॉजिट के तौर पे क्लासिफाई कर दिया जाएगा। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कोई बैंक है, उसके अंदर कोई डिपॉजिट है, कितने सालों तक अगर वो अनक्लेम्ड रहेगा, डिपॉजिटरी के द्वारा उसको क्लेम नहीं किया जाएगा, तो उसको बैंक अनक्लेम्ड डिपॉजिट के तौर पे क्लासिफाई कर देगा। ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 10 ईयर्स। तो अनक्लेम डिपॉजिट का डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रहना चाहिए। इनऑपरेटिव अकाउंट और अनक्लेम डिपॉजिट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इसीलिए इन दोनों का डेफिनेशन तो आप लोगों को याद रहना ही चाहिए। ओके, तो अनक्लेम डिपॉजिट का क्या डेफिनेशन है? देखिए, बैंक के अंदर कोई डिपॉजिट अकाउंट है, ये सेविंग्स हो सकता है, करेंट हो सकता है, और वो 10 साल या फिर 10 साल से ज़्यादा समय हो गया है और ऑपरेटिव नहीं है, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन उसमें नहीं देखा जा रहा है, तो वैसे अकाउंट में जो पैसा रहता है उसको अनक्लेम डिपॉजिट के तौर पे क्लासिफाई कर दिया जाता है। या फिर कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि 10 साल या फिर 10 साल से ज़्यादा समय हो गया है और क्लेम नहीं किया गया है डिपॉजिटरी के द्वारा, और जो कि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस DEA फंड स्कीम 2014 के पैराग्राफ 3 सब पैराग्राफ 3 के अंदर मेंशन है, तो उसको एज अ अनक्लेम डिपॉजिट के तौर पे क्लासिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा अनक्लेम डिपॉजिट का डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन है। तो बताइए, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए। आप चाहें तो आप लेक्चर को पॉज भी कर सकते हैं, और जब आप अपना आंसर चूज कर लेंगे तो आप लेक्चर को प्ले कर सकते हैं। तो बताइए कि इनमें से कौन सा एक कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन के तौर पे क्लासिफाई हो सकता है। देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, KYC अपडेशन थ्रू मोबाइल बैंकिंग। तो अगर आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करके KYC अपडेट करते हैं अपना, तो उसको ऐसा कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है। तो ये सब जो ट्रांजेक्शन है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कोई अकाउंट होल्डर है उसके द्वारा कोई ट्रांजेक्शन किया गया है, या फिर उसके बिहाफ में बैंक के द्वारा या फिर थर्ड पार्टी के द्वारा कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया गया है, कुछ पैसा विड्रॉ किया गया है, या फिर आपका UPI पेमेंट किया गया है, RTGS, NEFT, ये सब पेमेंट किया गया है, तो ये सब क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाएगा। ओके, इसके अलावा कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, आपने बैंक को फ़ोन किया और बैंक से आपने कुछ लोन सर्विस के बारे में पता किया, या फिर आपने कुछ क्रेडिट कार्ड के बारे में पता किया, तो ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाएगा। और तीसरा क्या है? KYC अपडेशन। तो फिजिकल मोड या फिर डिजिटल चैनल, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, उसके थ्रू आपने जो KYC होता है वो अपडेट किया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन कहलाएगा। तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, KYC अपडेट किया है आपने, तो ये सब कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन कहलाएगा। ओके, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन है। तो ऑफकोर्स अगर आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू KYC को अपडेट करते हैं तो वो कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन के तौर पर क्वालिफाई होगा। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बैंकों के अंदर जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स है उसको लेकर के RBI का जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है उसने इसमें से क्या अभी ऑब्जर्व किया है। ओके, ये आपको बताना है। अभी एनालिसिस कंडक्ट किया गया था RBI का डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के द्वारा, तो यहाँ पे उसके द्वारा क्या ऑब्जर्व किया गया है वो आपको इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करके बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी,
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है उसने हाल ही में एक एनालिसिस कंडक्ट किया था, जिसमें ये पता लगा है कि बहुत सारा ऐसा बैंक है ना, उसके अंदर जो नंबर ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स है, जो नंबर ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट है, वो बहुत ज़्यादा है। बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है उसके कंपैरिजन में ये नंबर बहुत ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है, बैंकों के अंदर जो इनऑपरेटिव अकाउंट है उसको लेकर के। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये थोड़ा जनरल क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बैंकों के अंदर जो नंबर ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स है उसको कम करने के लिए इनमें से क्या चीज बैंक को करने के लिए बोला गया है। ओके, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बैंकों को बोला गया है कि वो अपने कस्टमर को ऑप्शंस प्रोवाइड करे ताकि वो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, वीडियो केवाईसी के थ्रू जो केवाईसी होता है उसको वो अपडेट कर सके, जो पीरियोडिक अपडेशन होता है केवाईसी का वो कर सके। क्योंकि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के द्वारा एनालिसिस कंडक्ट किया गया था तो उसमें ये पाया गया कि बैंकों के अंदर जो इतना ज़्यादा नंबर ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स आ रहा है उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि बैंक क्या कर रहा है कि अगर कोई अकाउंट है और उसमें केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है, जो पीरियोडिक केवाईसी अपडेट होता है वो नहीं हुआ है, तो बैंक वैसे अकाउंट को इनऑपरेटिव अकाउंट के तौर पे क्लासिफाई कर दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बैंकों को क्या बोला गया है कि आप अपने कस्टमर्स को ये ऑप्शन प्रोवाइड करें कि वो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या जो वीडियो केवाईसी होता है उसके थ्रू भी घर बैठे जो केवाईसी होता है उसको अपडेट कर सके। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो इनहेंस्ड ऑफलाइन फ्रेमवर्क है उसके तहत यूपीआई लाइट के लिए अपडेटेड पर ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि हमने इसको बहुत बार डिस्कस किया है। जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला लेक्चर था उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1000 रुपीज। तो यहाँ पे यूपीआई लाइट जो पर ट्रांजेक्शन यूपीआई लाइट सीलिंग है उसको 500 रुपीज से बढ़ा करके 1000 रुपीज कर दिया गया है। मतलब कि अब आप यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करके एक बार में मैक्सिमम 1000 रुपीज का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पहले आप एक बार में मैक्सिमम 500 रुपीज का ही ट्रांजेक्शन कर सकते थे। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यूपीआई लाइट के लिए अपडेटेड टोटल वॉलेट कैपेसिटी क्या है। तो ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो यूपीआई लाइट वॉलेट होता है उसका टोटल कैपेसिटी क्या है। देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 5000 रुपीज। तो यूपीआई लाइट के लिए जो टोटल वॉलेट कैपेसिटी है उसको 2000 रुपीज से बढ़ा करके 5000 रुपीज कर दिया गया है। मतलब कि अब आप जो आपका यूपीआई लाइट वॉलेट है उसमें अब आप एक बार में मैक्सिमम 5000 रुपये तक स्टोर करके रख सकते हैं। पहले ये लिमिट कितना था, 2000 रुपया था। अब इसको बढ़ा करके 5000 रुपये कर दिया गया है, 5000 रुपीज कर दिया गया है। ओके, समझ में आ गया ये वाला भी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि FCNRB डिपॉजिट जिसका मेच्योरिटी 1 साल से लेकर के 3 साल से कम पीरियड तक का है, तो वैसे FCNRB डिपॉजिट के लिए रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट सीलिंग क्या है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ARR प्लस 400 बेसिस पॉइंट, ओवरनाइट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट प्लस 400 बेसिस पॉइंट। तो यहाँ पे 6 दिसंबर 2024 से बैंकों को बोला गया है कि जो FCNRB डिपॉजिट होता है
तो 6 दिसंबर 2024 से बैंक जो भी फ्रेश, जो भी नया FCNR-B डिपॉजिट रेज करेगा जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से लेकर के 3 साल से कम पीरियड तक का होगा, तो वैसे डिपॉजिट के ऊपर वो मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट पे कर सकता है? तो मैक्सिमम वो ARR प्लस 400 बेसिस पॉइंट के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो पे कर सकता है। पहले ये लिमिट कितना था? पहले ये ARR प्लस 250 बेसिस पॉइंट था। ओके, अब इसको बढ़ा करके ARR प्लस 400 बेसिस पॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे वैसा डिपॉजिट, वैसा FCNR-B डिपॉजिट जिसका मैच्योरिटी पीरियड 3 साल से लेकर के 5 साल तक का है, तो वैसे डिपॉजिट के ऊपर जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट बैंक पे कर सकता है वो कितना है? ARR प्लस 500 बेसिस पॉइंट। ARR प्लस 500 बेसिस पॉइंट के हिसाब से वो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट पे कर सकता है। पहले ये ARR प्लस 350 बेसिस पॉइंट था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जो आपका ये FCNR-B डिपॉजिट होता है वो होता क्या है? तो ये भारत के अंदर टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है और इसको स्पेसिफिकली जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैं, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये सब जो इंडिविजुअल्स हैं ना, इन सब के द्वारा जो फॉरेन अर्निंग किया जाता है फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसीज में, भारत के बाहर ये जो दूसरे करेंसीज में पैसा अर्न करते हैं उसको वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं एक फिक्स टेन्योर के लिए। तो 1 साल से लेकर के 5 साल तक का इसका टेन्योर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो ये FCNR-B डिपॉजिट होता है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स बैंक डिपॉजिट होता है, तो उसके ऊपर बैंक जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट पे कर सकता है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ताकि भारत के अंदर ज़्यादा कैपिटल इनफ्लो हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि FCNR-B डिपॉजिट जिसका मैच्योरिटी पीरियड 3 साल से लेकर के 5 साल तक का है, तो उसके लिए रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट सीलिंग क्या है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अभी हमने देखा था। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ARR प्लस 500 बेसिस पॉइंट। ओके, तो FCNR-B डिपॉजिट जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से लेकर के 3 साल से कम पीरियड तक का है, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट सीलिंग है वो कितना है? ओवरनाइट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट प्लस 400 बेसिस पॉइंट, और 3 साल से लेकर के 5 साल तक के मैच्योरिटी वाले FCNR-B डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट सीलिंग है वो कितना है? ओवरनाइट ARR प्लस 500 बेसिस पॉइंट। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जो FCNR-B डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट सीलिंग है उसको बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया है, तो ये जो रिलैक्सेशन है वो कब तक के लिए है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, जो अभी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सीलिंग को बढ़ाया गया है FCNR-B डिपॉजिट के लिए, वो कब तक के लिए एप्लीकेबल है? देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 31 मार्च 2025। ओके, तो ये जो इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट सीलिंग है FCNR-B डिपॉजिट के लिए वो कब तक एप्लीकेबल होगा? 31 मार्च 2025 तक ही ये एप्लीकेबल होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बैंकों के लिए करेंट CRR रिक्वायरमेंट क्या है, बैंकों के लिए करेंट कैश रिजर्व रेशियो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4%। तो अभी क्या किया गया है, बैंकों के लिए जो कैश रिजर्व रेशियो होता है उसको 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया है। पहले ये 4.50% था, अभी इसको कम करके 4% कर दिया गया है और इसको 2 इक्वल ट्रांचेस में कम किया गया है। एक बार 25 बेसिस पॉइंट कम किया गया है और फिर 25 बेसिस पॉइंट कम किया गया है। तो अभी बैंकों का जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी है उसका 4% बैंकों को कैश रिजर्व रेशियो के तौर पे RBI के पास लिक्विड कैश में मेंटेन करके रखना है। ओके, कैश रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट पहले बैंकों के लिए कितना था? 4.50%। अभी इसको कम करके कितना कर दिया गया है? 4% कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई के रीसेंट सर्कुलर के हिसाब से कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स के लिए रिवाइज लिमिट क्या है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स के लिए रिवाइज लिमिट आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2 लाख रुपीज। तो जो पूरा ओवरऑल इन्फ्लेशन है उसको ध्यान में रखते हुए, जो पूरा एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट है उसमें जो इंक्रीज हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, जो कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन का लिमिट है इंक्लूडिंग जो अलाइड एक्टिविटीज के लिए लोन लिया जाता है, उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। पहले ये 1.6 लाख रुपीस था, अभी इसको बढ़ा करके 2 लाख रुपीस पर बोरोवर कर दिया गया है। मतलब कि कोई बोरोवर है जो कि एग्रीकल्चर लोन्स लेना चाहता है या फिर अलाइड एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गया, बी कीपिंग हो गया, उसके लिए वो लोन लेना चाहता है, तो वो 2 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन ले सकता है। पहले ये लिमिट 1.6 लाख रुपीस था, अभी इसको बढ़ा करके 2 लाख रुपीस कर दिया गया है। याद रहेगा, कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन के लिए जो लिमिट है उसको बढ़ा करके 2 लाख रुपीस पर बोरोवर कर दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 2019 के आरबीआई सर्कुलर के हिसाब से कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स के लिए न्यू लिमिट क्या था। ओके, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1.6 लाख रुपीज। तो 2019 में जो कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स का लिमिट था उसको 1.6 लाख रुपीस कर दिया गया था। इससे पहले ये 1 लाख रुपीस था, 2019 में इसको बढ़ा करके 1.6 लाख रुपीस कर दिया गया था, और अभी फिर से इसको बढ़ा करके 2 लाख रुपीस कर दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स के लिए रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस है, तो बैंकों को कब तक ये रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे आपसे डेडलाइन पूछा जा रहा है कि कब तक बैंकों को ये जो रिवाइज इंस्ट्रक्शन है कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स के लिए वो इंप्लीमेंट करना है आरबीआई के रिसेंट सर्कुलर के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 तक बैंकों को बोल दिया गया था कि वो कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स के लिए जो रिवाइज इंस्ट्रक्शंस है उसको इंप्लीमेंट करते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई के रीसेंट सर्कुलर के हिसाब से जो यूपीआई पेमेंट हम करते हैं उसके लिए इनमें से किस चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यूपीआई पेमेंट्स के लिए कौन सा चेंज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है, आप अपना टाइम ले सकते हैं, चारों ऑप्शन को पढ़ के बताइए कि क्या होगा राइट आंसर, कौन सा अभी नया चेंज लाया गया है यूपीआई पेमेंट को लेकर के। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। तो अब अगर आपके पास कोई फुल केवाईसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है तो उससे आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई वॉलेट हो गया, डिजिटल वॉलेट हो गया, उसमें कुछ पैसा है तो उससे आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, या फिर उसमें आप यूपीआई पेमेंट रिसीव कर सकते हैं थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करके। मतलब कि अगर आपके पास पेटीएम वॉलेट है तो आप पेटीएम वॉलेट में जो पैसा है उससे आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, उसमें आप यूपीआई पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि ऐसा आप सिर्फ पेटीएम ऐप का ही इस्तेमाल करके कर सकते थे, लेकिन अब अगर आपके पास पेटीएम वॉलेट है तो अब आप गूगल पे या फिर फोन पे ऐप का इस्तेमाल करके भी उससे आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं या यूपीआई पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो ये फैसला यहाँ पे लिया गया है, यूपीआई पेमेंट फ्रॉम और टू फुल केवाईसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि ऐसा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसका कि केवाईसी हुआ है, आर नाउ इनेबल्ड थ्रू थर्ड पार्टी यूपीआई एप्स। ओके, तो ये यहाँ पे फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई का जो रिसेंट सर्कुलर है, रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांजेक्शन्स अंडरटेकन टू हेज प्राइस रिस्क ऑफ गोल्ड, तो उसके हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है।
या आप देख सकते हैं 4 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो पढ़ देती हूँ। तो सबसे जो पहला वाला ऑप्शन है ऑप्शन ए, उसमें बोला जा रहा है कि बैंकों को यहाँ पे जितना भी ओटीसी ट्रांजेक्शन्स होता है गोल्ड डेरिवेटिव में जो कि बैंक के द्वारा किया गया है डोमेस्टिक मार्केट में, आईएफएससी के अंदर या फिर भारत के बाहर, तो उन सब का रिपोर्टिंग इसको सीसीआईएल के ट्रेड डिपॉजिटरी को करना होगा 1 फरवरी 2025 से। ओके, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि बैंकों को बोला गया है कि इसका जो भी एलिजिबल कस्टमर है उसके द्वारा जितना भी ओटीसी ट्रांजैक्शन किया गया है गोल्ड डेरिवेटिव्स के अंदर उन भारत के अंदर या आईएफएससी में, तो उन सब का रिपोर्टिंग इसको ट्रेड डिपॉजिटरी को करना होगा 1 अप्रैल 2025 तक। ओके, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि दोनों ही जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है वो दोनों ही सही है, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है दोनों ही गलत है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो बैंकों को यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 फरवरी 2025 से उसके द्वारा जितना भी ओटीसी ट्रांजेक्शन्स गोल्ड डेरिवेटिव्स में ओटीसी ट्रांजेक्शन्स किया गया है डोमेस्टिक मार्केट में, आईएफएससी के अंदर या फिर भारत के बाहर, तो उन सब का रिपोर्टिंग ये सीसीआईएल का ट्रेड डिपॉजिटरी को करे 1 फरवरी 2025 से, और साथ ही में इसका जो एलिजिबल कस्टमर्स के द्वारा गोल्ड डेरिवेटिव्स में ओटीसी ट्रांजैक्शंस किया गया है तो इन सब का भी रिपोर्टिंग ये 1 फरवरी 2025 से सीसीआईएल का जो ट्रेड डिपॉजिटरी है उसको करे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई के रीसेंट सर्कुलर के हिसाब से आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम के लिए इनमें से कौन से फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बताइए कौन से न्यू फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम के लिए। देखिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी। तो आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी तक क्या होता है, अभी तक अगर आप यूपीआई का और आईएमपीएस का इस्तेमाल करके किसी को पैसा भेजते हैं तो पैसा भेजने से पहले आप जो बेनिफिशियरी का नाम होता है उसको आप देख सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं, आप इंश्योर हो सकते हैं कि आपको जिस व्यक्ति को पैसा भेजना है पैसा उसी को भेजा जा रहा है। लेकिन आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम के लिए अभी तक इस तरह का फैसिलिटी नहीं था। तो यहाँ पे अब आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम के लिए भी सिमिलर फैसिलिटी को सेटअप किया गया है। तो अब जब आप आरटीजीएस या एनईएफटी सिस्टम का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को पैसा भेज रहे होंगे तो जो ट्रांसफर है वो इनिशिएट होने से पहले आप उस व्यक्ति का जो बैंक अकाउंट नेम होगा, बैंक होल्डर का जो नाम होगा उसको आप देख सकते हैं, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम के लिए बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया है। तो बताइए। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे बोला गया है कि वो आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी को डेवलप करे और जितने भी बैंक्स हैं उन सबको इसके ऊपर ऑनबोर्ड करे ताकि बैंक की फैसिलिटी को अडॉप्ट करे और उसको इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आरटीजीएस और एनईएफटी का जितना भी बैंक डायरेक्ट मेंबर है या फिर सब मेंबर है तो उसको ये जो बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी है वो कब तक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है। तो बताइए क्या यहाँ पे डेडलाइन है, कब तक यहाँ पे बैंकों को अपने कस्टमर्स को बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू कर देना है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल 2025 तक बैंकों को अपने कस्टमर्स को बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू कर देना है। ओके,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से डेट रिलीफ स्कीम को किस तरीके से कंसीडर किया जाना चाहिए, फर्स्ट रिजॉर्ट के तौर पे, लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे, फिजिकल डिसिप्लिन के तौर पे, प्रूडेंशियल ट्रीटमेंट के तौर पे। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जो स्टेट गवर्नमेंट का डेट रिलीफ स्कीम होता है उसको किस तरीके से यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लास्ट रिजॉर्ट। तो बैंकों को यहाँ पे क्या, सॉरी, सबसे पहले तो डेट रिलीफ स्कीम क्या होता है। देखिए डेट रिलीफ स्कीम ना जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसके द्वारा अनाउंस किया जाता है। तो इसके तहत स्पेसिफिक जो बोरोवर ग्रुप होता है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। किस तरीके से, तो बोरोवर्स का जो लोन होता है ना उसको माफ करके, उसको कम करके यहाँ पे उसको सपोर्ट किया जाता है। तो पहले जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जो बैंक होता है, जो एनबीएफसी होता है, जिससे कि उस स्पेसिफिक बोरोवर ग्रुप ने लोन लिया वो होता है, तो पहले वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो लोन के अमाउंट को रिड्यूस कर देता है, उसको माफ कर देता है, और फिर जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो उन बैंकों को, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंपनसेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोला गया है ना कि वो बार बार इस तरीके का जो स्कीम होता है उसको अनाउंस नहीं करे, क्योंकि इसका प्रभाव जो बोरोवर का फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसके ऊपर पड़ता है, जो क्रेडिट डिसिप्लिन है उसके ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि और जो दूसरा तरीका है पहले वो उसको अपनाएं, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू वो हेल्प करने का कोशिश करे, और भी जो अलग अलग तरीका है उसके थ्रू वो हेल्प करने का कोशिश करे। जब ये सब फेल हो जाए उसके बाद ही वो जो ये डेट रिलीफ स्कीम होता है उसको अनाउंस करें। ओके, तो उसको यहाँ पे लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे अनाउंस करने के लिए बोला गया है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट डेट रिलीफ स्कीम के लिए न्यू गाइडलाइंस है उसके तहत अगर सरकार के तरफ से कुछ पेंडिंग रिसीट है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिलना है, तो कितने दिनों से ज़्यादा समय हो गया है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको भारत सरकार से जो पैसा वो मिलना है अगर वो नहीं मिलेगा तो उसको 100% प्रोविजन मेंटेन करना होगा। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 90 डेज। तो ये जो अभी गवर्नमेंट डेट रिलीफ स्कीम होता है इसके लिए जो गाइडलाइंस इशू किया गया है, तो इसके पहले जो भी रिलीफ मेजर्स अनाउंस किया गया होगा तो उसके तहत ना अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको सरकार के तरफ से जो पैसा मिलना था वो पैसा उसको नहीं मिला है और 90 डेज से ज़्यादा का समय हो गया है, तो यहाँ पे उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने अकाउंट्स में 100% का प्रोविज़न मेंटेन करना होगा। मतलब कि उसको ऐसा ट्रीट करना होगा कि ये जो पूरा इंटायर अमाउंट है वो लॉस हो चुका है। ओके, और फिर उसको इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ बातचीत करके जल्दी से जल्दी जो ये ड्यू अमाउंट है उसको सेटल करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो डेट रिलीफ स्कीम है, डेट रिलीफ स्कीम के तहत कितने दिनों के अंदर, क्या टाइमलाइन है जिसके अंदर जो क्लेम्स का सेटलमेंट है वो हो जाना चाहिए। जैसे कि पहले ही हमने बात कर लिया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, पहले स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बोरोवर का जो लोन होता है उसको कम कर देता है, उसको माफ कर देता है, और फिर सरकार उसको कंपनसेट करता है। तो यहाँ पे आपसे वही पूछा जा रहा है कि डेट रिलीफ स्कीम के तहत सरकार के द्वारा जो क्लेम्स का सेटलमेंट किया जाता है तो उसके लिए सजेस्टेड टाइमलाइन क्या है, कितने दिनों के अंदर ये हो जाना चाहिए। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 45 टू 60 डेज। तो यहाँ पे ये जो पूरा डेट रिलीफ स्कीम है इसका पूरा इंटायर इम्प्लीमेंटेशन जो सरकार के द्वारा क्लेम्स का सेटलमेंट किया जाता है बैंकों को, वो तो ये सब 45 टू 60 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, समझ में आ गया। तो ये आज के इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसको हमने डिस्कस किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। आई होप जितने सारे भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखा है वो आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।